साथियों, स्मार्ट पहले में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम जो है चाइल्ड डेवलपमेंट, जो हमारी साइकोलॉजी है, जो हमारी सीडीपी है, जो यूपी टेट के लिए और सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जो ऐसे टॉपिक्स हैं जो बच्चों को समझ में नहीं आते हैं, हम उन टॉपिक को लेके आए हैं। और ये टॉपिक इसलिए लाया गया है क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम को पास करवाने में आपकी बहुत ही मदद करेगा, इसलिए इस टॉपिक को लेके आया गया है। और आपकी परीक्षा में इसी टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न बनेंगे जो आपको परीक्षा हाल में आपको प्रश्न को करने में बहुत ही मदद करेंगे। साथियों, इसमें कुछ मनोवैज्ञानिक हैं, जैसे जीन पियाजे आते हैं। जीन पियाजे ने कितने सिद्धांत दिए, उन सिद्धांतों का क्या नाम है और उनकी एज ऑफ ग्रुप क्या है, उनकी टाइम पीरियड क्या है, तो उन सब सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और साथियों, हम आपसे बता दें कि आपके टेट के एग्ज़ाम में बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। अगर आप इसको हल्के में लेंगे तो शायद आपकी हालत ख़राब होने वाली है। ठीक, तो देर ना करते हुए हम अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं जिसमें जीन पियाजे। पहला हमारा टॉपिक है जीन पियाजे। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, पिगेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी। क्या है पिगेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी? कह रहा है कि जीन पियाजे ने बताया कि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं उनका दिमाग भी अलग अलग चरणों में क्या होता है, विकसित होता जाता है, विकसित होता है। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं उनका दिमाग भी वैसे वैसे विकसित होता है। उन्हें 4 विकास की मुख्य अवस्थाएं बताई हैं। साथ ही जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है उसका दिमाग भी वैसे वैसे क्या होता है, बड़ा होता जाता है। मतलब जब छोटा बच्चा रहता है तो आपको पता है कि वो उसका दिमाग उस लेवल पे काम नहीं करता है जिस लेवल पे बड़े लोगों का दिमाग काम करता है। बड़े लोग उसके दिमाग के साथ खेलते हैं, ये आपको भी पता है और हमको भी पता है साथियों। तो इसी बात को जीन पियाजे ने उसको अलग अलग ग्रुप में अलग अलग उसकी अवस्था के रूप में बताया कि किस बच्चे का दिमाग किस लेवल तक काम करता है। ठीक, सबसे पहले उन्होंने क्या कहा, उन्होंने विकास की 4 अवस्थाएं बताई। कितनी अवस्थाएं बताई? 4 अवस्थाएं बताई कि ये बच्चा जब वो जन्म लेता है और जो वो कितनी अवस्थाओं में, किस ग्रुप में, किस अवस्था में रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने बताई कि एक संवेदी गामक अवस्था, जिसे क्या कहते हैं इंग्लिश में सेंसरी मोटर स्टेज। क्या कहते हैं? सेंसरी मोटर स्टेज। ये अवस्था 0 से लेकर 2 वर्ष तक के बच्चों की होती है। बच्चा अपनी इंद्रियों जैसे आँख, कान, हाथ और क्रियाओं से सीखता है। बच्चा अपने ज्ञानेंद्रियों से सीखता है। इसमें वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आता है। यानी बच्चा जान जाता है छिपी हुई चीज़ों भी मौजूद है। क्या? बच्चा जान जाता है कि छिपी हुई चीज़ भी मौजूद है। ठीक, मतलब इसके कहने का है कि जो संवेदी गामक अवस्था होगी, जो संवेदी गामक अवस्था होगी, इसमें बच्चा 0 से लेकर 2 वर्ष तक होगा। और वो कैसे सीखता है, कैसे पहचानता है? वो देख के पहचानता है, अपने कानों से आवाज़ को सुन के पहचानता है कि उसकी मम्मी की आवाज़ है या उसके पापा की आवाज़ है, या जो उसके घर के लोग हैं, घर में जितने मेंबर्स हैं उनकी आवाज़ है, ये किसकी आवाज़ है, वो कैसे पहचानता है? अपने कानों से सुन के पहचानता है। और दूसरा क्या करता है, जब उसको आप उसको पकड़ेंगे तो वो आपके टच से पहचान जाएगा कि ये हमारे जितने लोग, हमारे फैमिली के मेंबर्स हैं, ये टच उनका है या बाहर वाले का है। तो बच्चा उसको जानने की, वो अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से क्या करता है, जानता है। ठीक, पियाजे ने दूसरी संक्रियात्मक अवस्था दी, जिसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जाना जाता है।
इसे प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। ये 2 से 7 वर्ष के बच्चों की होती है। भाषा का विकास होता है इस अवस्था में। बच्चा अहम केंद्रित ईगोसेंट्रिक होता है, सोचता है कि जैसे कि वह देखता है वैसे ही दिखते हैं। वो क्या सोचता है कि बच्चा ये सोचता है, जब 2 से 7 वर्ष का बच्चा होता है कि वो सोचता है कि जैसे मैं सोच रहा हूँ वैसे सामने वाला भी सोच रहा है। ये क्या होता है, सामने वाला भी सोच रहा होता है और उसमें जीववाद होता है। और वो क्या होता है, जीववादी होता है, मतलब निर्जीव वस्तु को भी वो क्या करता है, सजीव समझ लेता है। अगर मान लो उसको किसी वस्तु से उसको चोट लग गई, किसी निर्जीव वस्तु से, अभी मान लो वो चल रहा है, उसके पैर में कहीं से ईंट लग गया, कंकड़ लग गया और वो गिर गया, और हम क्या करेंगे, उसको खड़ा कर देंगे और कहेंगे बाबू उठ जा, बाबू उठ जा। उसको ऐसे, जो उसके जिससे उसको चोट लगा रहेगा, उसको ऐसे पीटेंगे तो उसको लगेगा कि ये मार खा रहा है, ये पिट रहा है। तो वो क्या करता है, उसको लगता है कि ये जिंदा है, लेकिन वो तो जिंदा है नहीं, वो तो निर्जीव है। उसको तो चोट लग नहीं रही है, लगी तो चोट बाबू को है। तो बाबू तो ये समझ रहा है कि भाई ये तो निर्जीव नहीं, ये सजीव है। जैसे मुझको चोट लग रही है वैसे इसको चोट लग रही है। तो ये क्या करता है, सजीव निर्जीव वस्तुओं को भी क्या समझता है, सजीव वस्तु समझता है। जब बच्चा 2 से 7 वर्ष का होता है, और वो कौन सी उसकी अवस्था होती है, तो वो उसकी पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था होती है साथियों। अब पियाजे ने एक तीसरी अवस्था दी। इस तीसरी अवस्था का नाम है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्या की, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी अवस्था का क्या नाम है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जो तीसरी अवस्था है इसका नाम है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये कितने से, इसको क्या कहते हैं, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये 7 से 11 वर्ष के बच्चों की होती है। इसमें बच्चा क्या करता है, बच्चा सामने रखी चीज को देखकर तर्क करना शुरू कर देता है। उसमें संरक्षण और वर्गीकरण की सक्षमता आती है। आप किसी 7 से 11 वर्ष के बच्चे के सामने कोई गुड़िया ला के रख दीजिए या कोई खिलौना ला के रख दीजिए, तो वो क्या करेगा, वो उसको चुरानेगा। क्या करेगा, उसको चुराएगा और क्या करेगा, उसका वर्गीकरण करना सीख जाता है। वो उसको तोड़ के उसके देखेगा, उसमें क्या है, क्या लगा हुआ है, वो कैसे चल रहा है, ये करना स्टार्ट कर देता है। और पूछेगा आपसे बार बार कि ये कैसे चल रहा है। अगर हम गाड़ी लेके आए, बच्चे को दे दिए, तो वो ऐसे चलाएगा, तो उसके कहेगा कि पापा ये क्यों भाग रही है, मम्मी ये क्यों भाग रही है, भैया ये क्यों भाग रहा है, दीदी ये क्यों ऐसे कर रहा है, ऐसे क्यों मुंडी हिला रहा है ये। तो वो पूछेगा आपसे, मतलब वो वस्तु को देख के उसके बाद तर्क करना स्टार्ट करेगा। ये अवस्था कौन सी होती है, ये अवस्था उसकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। इसके टाइम पीरियड क्या होता है, तो इसका टाइम पीरियड साथियों 7 से 11 वर्ष होता है। क्या होता है, 7 से 11 वर्ष होता है। ये यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, आपके पेपर में आएगा ही आएगा। आप पेपर उठा के देख लीजिएगा। ये सब ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में ज़रूर से ज़रूर आएंगे। इस बात को भरोसा करिएगा आप। ये आप एग्ज़ाम देने के बाद आपको ये बात समझ में आएगी। इसकी चौथी अवस्था है, पियाजे चौथी अवस्था क्या बताता है, औपचारिक यानी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये कब से होती है, 11 वर्ष से लेके उससे आगे की अवस्था क्या होती है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। बच्चा बिना देखे, इस अवस्था में क्या होता है, बच्चा बिना देखे क्या करता है, बच्चा बिना देखे जो है, बच्चा बिना देखे अमूर्त चीज़ों पर कल्पना और वैज्ञानिक ढंग से सोचना शुरू कर देता है। बच्चा क्या करता है, बिना देखे वे वस्तुओं पर अमूर्त रूप से कल्पना करना शुरू कर देता है। जैसे कोई एग्जाम्पल है आपके पास, क्या आप सोच सकते हैं कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 11 वर्ष से अधिक का बच्चा होगा, वो कौन सी ऐसी वस्तु बिना देखे उसके बारे में चर्चा करना शुरू कर देगा। एग्जाम्पल, जैसे मान लो कोई बच्चा है, 11 वर्ष से अधिक उम्र है उसकी, और आप उसको बताएंगे कि पृथ्वी कैसे घूमती है।
पृथ्वी घूमती है, इसीलिए हम दिन और रात का अनुभव कर पाते हैं। तो वो इसके बारे में सोचना शुरू कर देगा। वो इस चीज़ को नहीं देख रहा है, उसको ये खिलौना नहीं मिला हुआ है, लेकिन वो इस चीज़ के बारे में क्या करेगा, अमूर्त चिंतन करना शुरू कर देगा कि पृथ्वी कैसे घूमती होगी, पृथ्वी ऐसे घूमती होगी। जैसे आप बोलेंगे कि पृथ्वी रोटेट करती है, घूमती है, तो वो तुरंत उसके बारे में सोचना शुरू कर देगा। ये क्या है, ये उसका अमूर्त चिंतन है। और ये बच्चा कब कर पाएगा, जब बच्चा 11 वर्ष से लेके उससे आगे की उम्र में होगा, तो ये ऐसा कर सकता है। ठीक। अब साथियों, ये एक हमारे बहुत ही अच्छे वैज्ञानिक हैं जिनका नाम क्या है, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। क्या है, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। साथियों, लेव वाइगोत्स्की को देखते हैं। लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, वाइगोत्स्की का मानना था कि बच्चा समाज और संस्कृति के साथ अंतःक्रिया इंटरेक्ट करके यानी घुल मिलकर सीखता है। इस सिद्धांत में 3 शब्द सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक। लेव वाइगोत्स्की क्या कहता है कि बच्चा समाज के साथ घुल मिलकर अंतःक्रिया करके क्या करता है, सीखता है। और साथियों, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और आप इस चैनल पर नए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। ऐसे ही वीडियो आपके पास डेली जाते रहेंगे और हम आपकी टेट की परीक्षा को पास कराने में बहुत ही कारगर साबित होंगे। इस बात का भरोसा रखिए आप। और इसी के साथ हम आगे चलते हैं। लेव वाइगोत्स्की साथियों क्या दिया, लेव वाइगोत्स्की ने 3 प्रकार के क्या बताया, 3 शब्द दिए। क्या दिए, एक ZPD। ये क्या होता है, ये तो आपके लिए नया होगा। ZPD क्या होता है भैया, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। मतलब बहुत बड़ी बलाय आ गई है, तो अब क्या करें, बड़ी समस्या है साथियों। देखते हैं क्या कह रहा है, वह दायरा जो बच्चा खुद कर सकता है। ZPD क्या है, वह दायरा जो बच्चा खुद कर सकता है और जो किसी की मदद से कर सकता है, उसके बीच अंतर है। नीचे दिए गए ये क्या है, वह दायरा जो बच्चा खुद कर सकता है और जो किसी की मदद से कर सकता है, उसके बीच का अंतर है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है, अगर हम ऐसे देखें, ऐसे इसको सर्कल कर दें, इसको सर्कल कर दें और एक बार और सर्कल कर दें, जो बीच वाला सर्कल होगा वो क्या है, ZPD है। क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जो बीच वाला सर्कल है वो क्या है, ZPD है। ZPD है मतलब ये बीच वाला जो सबसे छोटा वाला है वो बच्चा है, और जो बीच वाला है सर्कल, हम 3 सर्कल बनाएंगे। एक सबसे छोटा सर्कल बनाएंगे, दूसरा उससे बड़ा बनाएंगे, तीसरा सबसे बड़ा बनाएंगे। जो सबसे बड़ा वाला होगा वो क्या होगा, वो जो सहायता कर रहा है, ठीक, और जो सहायता उसको मिल रही है वही ZPD है। क्या है, वही ZPD है, और जिसको सहायता दी जा रही है वो क्या है, वो बच्चा है। समझ आया। अब हम आगे चलते हैं। दूसरा शब्द देता है लेव वाइगोत्स्की, पाढ़ या डाटा, जिसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं। बच्चे को काम शुरू करने में दी जाने वाली अस्थायी मदद, जैसे साइकिल सिखाते समय पीछे से पकड़ना। ये क्या है, ये पाढ़ या ढांचा कहते हैं इसको। मतलब यही है जो आप समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं, जो आपको हम समझाना चाह रहे हैं आप वही समझ रहे हैं। बचपन में आप भी साइकिल चलाए होंगे, कोई ना कोई आपको सिखाया होगा, तो जो आपको सिखाया होगा तो कभी ना कभी आपको धक्का दिया होगा, और जब धक्का दिया था तो आपका घुटना फूटा था, ये आपको भी पता है ना, बोला, सही बात है। तो साथियों, जो पाढ़ और ढांचा होता है
वो क्या होता है, जब मान लीजिए आप साइकिल चलाना स्टार्ट कर रहे थे बचपन में, तो जो आपसे बड़ा था वो क्या कर रहा था, आपको साइकिल सिखा रहा था, चाहे वो आपका दोस्त रहा हो, चाहे आपके घर वाले रहे हो। और जैसे आप साइकिल चलाना स्टार्ट करते थे तो पहले तो आप पैदल लेके उसको ढगराते थे, लेकिन जब आप उसको पैडल मारना स्टार्ट कर रहे थे तो लेके गिर जा रहे थे, लेकिन पीछे वाला वो आपका दोस्त या आपके घर वाले पीछे से आपके कैरियर को पकड़ते हैं और कहते हैं चलो बेटा तुम साइकिल चलाओ, हम पीछे पकड़े हैं। और जैसे ही आप साइकिल चलाना स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है कि साइकिल चलाना जैसे ही आप स्टार्ट करते हैं, आपको तो लगता है कि पीछे हमारे घर वाले या हमारा दोस्त जो बहुत ही वफ़ादार है वो हमारी साइकिल को पकड़ा हुआ है। लेकिन साथियों दोनों को दोनों गद्दार होते हैं, दोनों को दोनों गद्दार होते हैं, चाहे वो आपके घर वाला हो और चाहे वो आपका दोस्त हो। दोनों क्या करते हैं, आपके कैरियर को छोड़ देते हैं और आप साइकिल को कुछ दूर तक आगे लेके जाते हैं, लेकिन जैसे पीछे मुड़ के देखते हैं कि सब पीछे वाला पकड़ा है कि नहीं, हमारा घर वाला या हमारा दोस्त, तो आप देखते हैं कि वो तो पीछे पकड़ा ही नहीं है। आपको भ्रम हो जाता है और आप पीछे देखने के चक्कर में साइकिल लेके गिर जाते हैं। और जैसे गिरते हैं आपका घुटना फूट गया। जब घुटना फूट गया तब तो अब आपको साइकिल चलाना आ गया। तो जब साइकिल चलाना आ गया तो उसी को क्या कहते हैं, पाड़ और ढांचा कहते हैं। ये क्या है, ये अस्थाई मदद है। जो आपके घर वाले, जो आपका दोस्त, जो आपको हेल्प कर रहा था वो क्या थी, अस्थाई मदद थी, मतलब कुछ समय के लिए थी। जैसे ही आप उसमें आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं वैसे वो क्या की गई, वैसे उस मदद को हटा दिया गया। जैसे आप कभी कभी देखे होंगे कि जब आप कभी पौधा लगाए होंगे तो देखे होंगे कुछ पौधा झुक जाता है। जब वो पौधा झुक जाता है तो हम क्या करते हैं, उसमें चाहे वो कोई डंडा लगा के, चाहे बांस लगा के, कुछ भी लगा के उसमें नीचे उसमें खोद के उसमें गाड़ देते हैं और उस पौधे को उसमें बांध देते हैं। जैसे ही ऐसे कुछ दिन तक वो पौधा बंधा रहता है, मान लो ऐसे बांध दिए इसको, कुछ दिन तक ऐसे बंधा रहता है और कुछ दिन बाद देखते हैं कि वो पौधा खुद के ऊपर डिपेंड हो जाता है और इस बांस को हटा दिया जाता है। साथियों सेम वही काम इसमें भी हो रहा है। इसी को पाड़ कहते हैं कि जैसे ही आप साइकिल चलाना धीरे धीरे आप क्या करते हैं, ऐसे करते करते आपको भी साइकिल चलाना आ जाता है और आप साइकिल हाथ छोड़ के चलाते हैं, जैसे मन करता है वैसे चलाते हैं। इसी को क्या कहते हैं, इसी को पाड़ कहते हैं साथियों, यही पाड़ होता है। अब लियो वाइगोत्स्की अगला क्या करता है कि एम के ओ क्या कहता है, लियो वाइगोत्स्की कहता है कि एम.के.ओ ये क्या बता रहा है, ये कह रहा है कि मोर नॉलेजेबल अदर। क्या कह रहा है, मोर नॉलेजेबल अदर, वह व्यक्ति जिसे बच्चा से ज़्यादा ज्ञान हो, जैसे उसका गुरु हो गया, उसके माता पिता हो गए, उसका दोस्त हो गया जो उससे ज़्यादा जानता है और उसका हेल्प कर रहा है, तो वो क्या कहता है, एम.के.ओ कहलाता है, मोर नॉलेजेबल अदर कहलाता है। ये सिद्धांत कौन देता है, ये शब्द कौन देता है, तो साथियों ये देने वाला कोई और नहीं, वो लियो वाइगोत्स्की ही है। वो मनोवैज्ञानिक ऐसा है जिसने पाड़ या ढांचा, इसके फोल्डिंग तीनों शब्द एक ही है। और क्या देता है, एम.के.ओ मोर नॉलेजेबल अदर देता है। और ये क्या देता है, नहीं समझ आया, नहीं समझ आया, पीछे देखो ये क्या दिया, ये क्या दिया, लियो वाइगोत्स्की जेड.पी.डी देता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट देता है। क्या देता है, जेड.पी.डी देता है, जेड ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट देता है। अब साथियों एक बहुत ही अच्छे विचारक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम लॉरेंस कोहलबर्ग है। लॉरेंस कोहलबर्ग से पेपर में क्वेश्चन ना आए ऐसा हो नहीं सकता, तो इसलिए इनको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। साथियों कोहलबर्ग ने बच्चों के सामने सही और गलत से जुड़ी कहानियाँ, जैसे हिंज की दुविधा। हिंज एक व्यक्ति होता है और एक छोटी सी कहानी बताते हैं इसकी। हिंज एक व्यक्ति होता है, इसकी पत्नी बीमार रहती है और इसके पास पैसा नहीं रहता है और ये डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर कहता है हमको पैसा लाओ, तो इसके पास पैसा रहता नहीं है, लेकिन इसको अपनी वाइफ का इलाज कराना ज़रूरी रहता है। तो ये क्या करता है, चोरी करता है। चोरी करना सही किया या गलत किया, और क्या करता है, वो उसके हॉस्पिटल से दवाई चुराता है और अपनी पत्नी के लिए चुराता है। ये काम वो सही कर रहा है कि गलत कर रहा है,
ये इसी दुविधा में है। तो उसी की बात क्या करता है, कोहलबर्ग करता है। कोहलबर्ग ने बच्चों के सामने सही और गलत से जुड़ी कहानियाँ जैसे हिंज की दुविधा रखी और देखा कि वे कैसे फैसले लेते हैं। उन्होंने नैतिक विकास के 3 स्तर और 6 चरण बताए। नैतिक विकास के 3 स्तर और 6 चरण बताए। साथियों, इसमें नैतिक विकास का जो पहला स्तर है वो क्या है, पूर्व पारंपरिक स्तर, जो 4 से लेके 10 वर्ष तक होता है। इसको प्री कन्वेंशनल लेवल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्री कन्वेंशनल लेवल कहते हैं। और पूर्व पारंपरिक स्तर में अब इसने 6 चरण क्या क्या दिए। पहला चरण आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास। बच्चा दंड से बचने के लिए बड़ों की बात मानता है। ये क्या है, इसका पहला चरण है। और साथियों, दूसरा चरण क्या देता है, दूसरा चरण ये देता है कि व्यक्ति पुरस्कार जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी करूँगा। ये इसका दूसरा चरण है। और इसका दूसरा स्तर क्या है, दूसरा स्तर क्या है, पारंपरिक स्तर। दूसरा स्तर क्या है, ये साथियों इसको हाईलाइट करना भूल गया मैं। ये दूसरा स्तर इसका क्या है, पारंपरिक स्तर, कन्वेंशनल लेवल। ये कब से होता है, ये 10 से लेकर 13 वर्ष तक होता है, 10 to 13 ईयर्स। उसके बाद क्या है, ये दूसरे में क्या बोलता है कि पारंपरिक स्तर जो इसका है 10 से 13 वर्ष, इसमें क्या कहता है, 3 स्तर दिए और 6 चरण दिए। हर एक स्तर में 2-2 इसके चरण हैं। पहले स्तर में 2 चरण, दूसरे स्तर में 2 चरण, तीसरे स्तर में 2 चरण। ठीक। दूसरा स्तर इसका क्या है, पारंपरिक स्तर है। 10 से 13 वर्ष तक इसमें बच्चा होता है, जिसको कन्वेंशनल लेवल कहते हैं। इसमें क्या देता है, इसमें देता है कि तीसरा चरण है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। दूसरे की नज़रों में अच्छा बनने की चाहत। बच्चा नंबर अच्छा लाने के लिए काहे नंबर लाता है, इसलिए लाता है कि हमको देख के लोग सम्मान देंगे। वो इसलिए पढ़ता है कि हमको लोग इज्जत देंगे, सम्मान देंगे, दूसरों की नज़र में हम अच्छा बने रहेंगे। इसलिए वो क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है। तो वो किस चरण में आ गया, तीसरे चरण में आ गया। ठीक। और तीसरे चरण में आ गया, लेकिन इसका स्तर कौन सा होगा, तो साथियों इसका स्तर दूसरा होगा, पारंपरिक स्तर। ये परंपरागत ऐसी चलती आ रहा है। और इसका चौथा चरण क्या है, चौथा चरण कानून और व्यवस्था अभिविन्यास। समाज में नियमों और कानूनों का पालन करना जरूरी समझता है। क्यों समझता है, क्योंकि अगर बेटा तुम हेलमेट लगा के नहीं गए ना, तो पुलिस वाला चालान काटेगा तुम्हारी, पक्का काटेगा। और जो पापा की परियां हैं, बहनें हमारी, अगर वो हेलमेट स्कूटी लगा के नहीं चलाई ना, तो उनका भी चालान कटेगा। आपके ना कहने से चालान नहीं कटेगा, कटेगा तो पुलिस वाला कटेगा। तो ये क्या होता है, आप हेलमेट क्यों लगा रहे हैं, इसलिए लगा रहे हैं कि अगर हम हेलमेट नहीं लगाएंगे, अगर आप हेलमेट नहीं लगाएंगे तो आपका चालान कटेगा। तो आप एक डर के नाते हेलमेट लगा रहे हैं, सुरक्षा के नाते हेलमेट नहीं लगा रहे हैं कि हम गिरेंगे तो हमारा सर फटने से बच जाएगा। हेलमेट इसलिए लगा रहे हैं आप कि हमारी सुरक्षा होगी, हमारा चालान नहीं कटेगा। ठीक। और इसका तीसरा स्तर है, क्या है, उत्तर पारंपरिक स्तर, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ये 13 वर्ष से ऊपर की अवस्था का होता है, ये 13 वर्ष की ऊपर की अवस्था का होता है।
तो साथियों इसमें पाँचवा चरण जो है, पाँचवा चरण ये है कि सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। नियम समाज की भलाई के लिए अगर ज़रूरत पड़े तो बदले जा सकते हैं। नियम किस लिए बनाए जाते हैं? समाज की भलाई के लिए बनाए जाते हैं। अगर उसमें आवश्यकता है, उसमें चेंज करने की आवश्यकता है, तो उसको क्या किया जा सकता है? बदला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और साथियों अगर आप चैनल पे नए हैं तो स्मार्ट पहेली चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें, और आपको बहुत ही एजुकेशनल वीडियो आपके पास जाती रहेगी और आप इससे अपनी परीक्षाओं को पास करने में मदद ले सकते हैं और बहुत ही कारगर साबित होगी, ये आपको भरोसा दिलाते हैं। इसका 6 नंबर चरण है, क्या है? सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर सही फैसला लेना, चाहे पूरा समाज खिलाफ हो, चाहे पूरा समाज खिलाफ हो। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से सही फैसला लेना, चाहे पूरा समाज खिलाफ हो। मतलब लड़कियों को घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता पढ़ने के लिए, लेकिन हम अपना नाम लिखवाएंगे, एडमिशन करवाएंगे, हम पढ़ेंगे, चाहे पूरा ज़माना हमारे खिलाफ क्यों ना खड़ा हो जाए। तो वो क्या है? हमारा पर्सनल डिसीजन है, हमारा खुद का फैसला है। तो ये क्या हो गया? सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत हो गया। ठीक। अब साथियों टेट के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत जो हम एक नज़र में देखने वाले हैं, जिसमें साथियों सिद्धांत का नाम, प्रतिपादक और मुख्य मूल्य कीवर्ड्स इसमें दिए हुए हैं। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत कौन देता है? साथियों थॉर्नडाइक देता है। कौन देता है? थॉर्नडाइक देता है। ये किस पे प्रयोग किया था? थॉर्नडाइक जो है बिल्ली पर प्रयोग किया था। किस पे प्रयोग किया था? बिल्ली पर प्रयोग किया था। और उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत कौन देता है? थॉर्नडाइक देता है। मुख्य नियम, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव का नियम कौन देता है? थॉर्नडाइक ही देता है साथियों। और दूसरा क्या हमारा है? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी कौन देता है? ये पावलव देता है। पावलव किस पे प्रयोग करता है? कुत्ते पर प्रयोग करता है। घंटी बजने पर लार टपकाना। पावलव क्या करता है? ये कुत्ते को खाना तब देता है उसको जब वो घंटी बजाता है। घंटी बजाया टन, कुत्ता को खाना दिया बन, और उसके बाद कुत्ता बांध दिया। ठीक। फिर उसके बाद दूसरे दिन क्या करता है? फिर घंटी बजाता है, फिर खाना देता है, ऐसे लगातार करता रहता है। और फिर क्या करता है? घंटी बजाता है, खाना नहीं देता है, लेकिन कुत्ता क्या करता है? उसके जीभ से लार निकलना शुरू हो जाता है। तो ये कौन सा? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। इसको देने वाला कौन है? तो साथियों इसको देने वाला पावलव है। इसको परीक्षा में याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, ऑपरेशनल कंडीशनिंग थियरी कौन देता है? BF स्किनर महोदय देते हैं। BF स्किनर महोदय किस पे प्रयोग करते हैं? चूहा और कबूतर पे प्रयोग करते हैं और पुनर्वलन का सबसे ज़्यादा जोर देते हैं। पुनर्वलन पे क्या करते हैं? सबसे ज़्यादा जोर देते हैं। उसके बाद अगला क्या है? अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत। सूझ का सिद्धांत कौन देता है? सूझ का सिद्धांत कोहलबर्ग महोदय देते हैं। कोहलबर्ग किस पे प्रयोग करते हैं? एक चिंपैंजी नामक बंदर होता है, उस पे प्रयोग करते हैं। ये क्या करते हैं? कोहलबर्ग एठो ऐसे केला लटका देते हैं। ठीक। और इतना ऊंचाई पे लटकाते हैं कि जो चिंपैंजी होता है उसको पा नहीं पाता है, लेकिन उसको खाना रहता है। लेकिन ये क्या करते हैं? कोहलबर्ग दिमाग लगाते हैं, वैज्ञानिक ना दिमाग लगाएगा ही। तो इसने क्या किया कि एक बॉक्स रख दिया, और बॉक्स इतनी ऊंचाई का था कि जिस पे चिंपैंजी अगर चढ़ के केला को पकड़े तो केला पकड़ सकता था, लेकिन उसके नीचे नहीं रखा। ये क्या करता है कि उस बॉक्स को उसी कमरे में दूसरी साइड में रख देता है। ठीक। और चिंपैंजी देखता रहता है। फिर उसके बाद कुछ टाइम तक उसने प्रयास किया कूदने का, लेकिन केला नहीं पाता है। फिर उसके बाद क्या करता है? उसको बॉक्स दिखाई देता है और बॉक्स को खींच के लाया, और केला ऐसे टंगा था, उसको केला का लिया और खाने लगा। तो ये सिद्धांत कौन देता है? अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत, मतलब उसकी दिमाग की बत्ती जल गई। ये सिद्धांत कौन दिया? कोहलबर्ग ने दिया। और इसमें किस पे प्रयोग किया था? तो साथियों चिंपैंजी पे प्रयोग किया था। इसके बाद साथियों
बहुबुद्धि का सिद्धांत। पेपर बने, चाहे वो सीटेट का हो चाहे वो टेट का हो, और बहुबुद्धि का सिद्धांत से क्वेश्चन ना आए तो इसका मतलब पेपर बना ही नहीं है साथियों। पेपर बना ही नहीं है अगर कोहलबर्ग और हावर्ड गार्डनर ना आए और पियाजे ना आए। इसका मतलब एग्जामिनर जो पेपर सेट करने वाला था उसका दिमाग जो है थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। बहुबुद्धि का सिद्धांत कौन देता है, मतलब बुद्धि कितने प्रकार की है, जिसका सिद्धांत देने वाला कौन है, तो साथियों हावर्ड गार्डनर है। बुद्धि जो है, बुद्धि एक प्रकार की नहीं बल्कि 8 प्रकार की होती है, जैसे भाषाई, तार्किक, संगीत आदि। फिर साथियों अगर आप स्मार्ट वैल्यू को स्वागत है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ऐसे ही वीडियो आपके पास, एजुकेशनल वीडियो आपके पास जाते रहेंगे और आप पढ़ते रहिए। हम भरोसा दिलाते हैं आपकी टेट को परीक्षा को पास कराएंगे। अगर आपको कोई भी आवश्यकता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट पूरी की जाएगी। इसी के साथ साथियों एक अगला वैज्ञानिक हमारा आता है जिसका नाम है थार्नडाइक। थार्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत जो हम ऊपर पढ़े थे अभी, तो उसी को देखते हैं। थार्नडाइक और इसका प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत जो है इसको विस्तार से पढ़ेंगे। क्या कहता है, थार्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माना जाता है। उन्होंने सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत दिया था। थार्नडाइक किस पे प्रयोग करता है, उन्होंने एक भूखी बिल्ली को एक पिंजरे में बंद कर दिया और बाहर भोजन रख दिया। मछली यहाँ उद्दीपक थी और बिल्ली द्वारा बाहर निकलने की कोशिश करना अनुक्रिया था। बिल्ली ने कई गतियाँ की, लेकिन अचानक एक बार पैर लीवर पर पड़ गया और दरवाज़ा खुल गया। बार बार करने से वह एक बार में दरवाज़ा खोलना सीख गई। थार्नडाइक क्या कहता है, थार्नडाइक एक बिल्ली लेता है, उसको पिंजरे में बंद कर देता है और क्या करता है, बाहर मछली टांग देता है। और बिल्ली मछली को देखेगी तो उसको भूख लगी है, वो खाएगी ही, लेकिन वो बाहर निकले कैसे। और उसने एक ऐसा लगाया था इस पर अगर इसका पैर जाए तो दरवाज़ा खुल जाता था उस खिड़की का। ठीक, बिल्ली बार बार इधर उधर कूदी लेकिन नहीं निकल पाती है। और उसके बाद अचानक एक बार कूदते कूदते उसका जो पैर होता है, वो जो उसके लीवर लगाया रहता है उसको फाटक लगता है खुलने के लिए, उस पर उसका पैर पड़ता है और फाटक खुल जाता है। जब फाटक खुल गया तो बिल्ली बाहर निकल गई और बिल्ली क्या करती है, मछली को साफ कर देती है। उसके बाद फिर क्या करता है, थार्नडाइक फिर उसी बिल्ली को फिर पिंजरे में बंद करता है, फिर बाहर मछली टांगता है, फिर वो क्या करती है, फिर ऐसे कूदते कूदते फिर लीवर खोलती है। फिर ऐसे बार बार करने से फिर वो देखता है थार्नडाइक कि एक टाइम ऐसा आता है कि बिल्ली को क्या किया, पिंजरे में बंद किया और जैसे ही बाहर मछली टांगा वैसे ही तुरंत उस लीवर पे पैर रखती है और तुरंत बाहर निकल जाती है बिना कोई प्रयास किए। इसका मतलब बार बार प्रयास करने से वो क्या आती हैं, सारी चीज़ें सीख जाती हैं। तो ये सिद्धांत कौन देता है, थार्नडाइक प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिया। इसी के साथ साथियों सीखने के मुख्य नियम, प्राइमरी लॉज। थार्नडाइक ने सीखने के मुख्य नियम 3 दिए जो परीक्षा में बहुत ही आते हैं। तत्परता का नियम, बच्चा सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए। अगर आपको टेट की परीक्षा पास करनी है तो आपको मानसिक रूप से तैयार होना होगा और आपको दिन रात एक करके क्या करना होगा, पढ़ना होगा स्मार्ट वैल्यू के साथ। उसके बाद क्या करता है, अभ्यास का नियम देता है। चीज़ों को बार बार दोहराने से अधिगम जो लर्निंग होती है मजबूत होती है। ठीक, उसके बाद प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट, संतोष का नियम देता है। यदि सीखने का परिणाम अच्छा पुरस्कार हो तो बच्चा जल्दी सीख जाता है।
अब साथियों हम हावर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि का जो सिद्धांत दिया है उसको पढ़ने वाले हैं। हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि के 8 सिद्धांत दिए हैं, जिसमें पहला है भाषाई बुद्धि। पहला क्या है? भाषाई बुद्धि। शब्दों पर पकड़। जैसे कवि के अंदर कैसी बुद्धि होती है, कवि, लेखक और वकील के अंदर कैसी बुद्धि होती है? भाषाई बुद्धि होती है। वो एक एक शब्दों को गहराई से समझते हैं। ये कैसी बुद्धि हो गई? भाषाई बुद्धि हो गई। लेकिन तार्किक, गणितीय बुद्धि, लॉजिकल, मैथमेटिकल बुद्धि, ये किसके अंदर होती है? वैज्ञानिक के अंदर होती है, गणितज्ञ के अंदर होती है। क्या आप गणितज्ञ से पूछेंगे कि ये कौन सा वर्ड यहाँ यूज करेंगे कविता में, तो वो नहीं बता पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर गणितीय बुद्धि है, तार्किक बुद्धि है। वैज्ञानिक से पूछेंगे तो वो नहीं बता पाएगा। या किसी लेखक से पूछेंगे इस गणित के सवाल में कौन सा नियम लगाया जाए, तो वो नहीं बता पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर गणितीय बुद्धि नहीं है। वो तर्क नहीं कर पाएगा उतना जितना वैज्ञानिकी और गणितीय लोग करेंगे। ठीक। और स्थानिक बुद्धि कहाँ होती है? साथियों तीसरा है स्थानिक बुद्धि, जहाँ जगह और दिशा की कल्पना, जैसे मूर्तिकार हो गया, चित्रकार हो गया, पायलट हो गया। जो मूर्ति बनाने वाला होता है उसके अंदर क्या होती है? स्थानिक बुद्धि होती है। चित्रकार जो हो गया उसके अंदर क्या होती है? स्थानिक बुद्धि होती है। और शारीरिक गतिक बुद्धि, शरीर पर नियंत्रण, जैसे डांस हो गया, खिलाड़ी हो गया, सर्जन हो गया, इसके अंदर क्या होती है? शारीरिक गतिक बुद्धि होती है, काइनेस्टिक एनर्जी होती है। और संगीतात्मक बुद्धि जो म्यूजिकल होती है, जो सुर और ताल समझ होती है, जैसे गायक हो गया, संगीतकार हो गया, इस कौन सी होती है? संगीतात्मक बुद्धि होती है। और साथियों अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से आएगा, यही पूछा जाएगा। अंतरावैयक्तिक बुद्धि, दूसरे की भावनाओं को समझना, जैसे नेता हो गया, शिक्षक हो गया, काउंसलर हो गया, इनके अंदर अंतरावैयक्तिक बुद्धि होती है। और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि खुद की भावनाओं और शक्तियों को जानना, जैसे योगी हो गया, दार्शनिक हो गया, ये खुद के अंदर की शक्तियों को, खुद के अंदर की भावनाओं को समझते हैं, जानते हैं। और प्रकृतिवादी बुद्धि, पेड़ पौधों और जानवरों से जुड़ाव, जैसे किसान हो गया, जीव वैज्ञानिक हो गए, इनके अंदर कैसी होती है? ये प्रकृति प्रेमी जितने होते हैं ये प्राकृतिक बुद्धि वाले होते हैं। और साथ ही ये सबसे इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है हमारा, ये दोनों, ये नहीं, ये, हाँ ये दोनों, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, यही परीक्षा में पूछा जाएगा। देखो जब अपने अंदर की बात हो तो उसमें अंतः लगा रहे, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, जब अंदर की बात, खुद की बात को समझना हो तो उसमें अंतः लगेगा। और जब अंतरा रहेगा तो दूसरे की बात, तो हमको दोनों में से एक ही को समझना है। तुम समझ लो अंतर्वैयक्तिक मतलब जहाँ अंतः, यहाँ जो त पे बिंदी लगी हुई है ना, ये त पे बिंदी लगी हुई है ना, जो विसर्ग इसका लगा हुआ है ना, अगर ऐसा वर्ड आएगा तो मतलब खुद के बारे में बात कर रहा है। और जब खुद के बारे में बात कर रहा है तो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि हम समझ गए, तो अंतर्वैयक्तिक मतलब दूसरे के बारे में समझना हो गया, बुद्धि क्लियर हो गई। तो धन्यवाद साथियों, थैंक यू। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब, जो स्मार्ट पहेली है ये आपके लिए, आपकी परीक्षा तक आपका साथ देगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और एजुकेशनल वीडियो मिलते रहेंगे। आप इस कमेंट में अगर आपको कुछ इसमें समझ में नहीं आता है या कुछ और इसमें इम्प्रूव करना है या हमारी लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं या हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 87 95 13 86 76। आप इस पर हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको कॉल नहीं करना है, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। ठीक।
इसी के साथ साथियों हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं और अब हम अगले टॉपिक के साथ आपसे कल मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।